बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के बारे में डिस्कस करेंगे, चंद एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, फिफ्थ चैप्टर या एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ एमसीक्यूज़ होंगे, और उसके बाद हमने बॉन्डिंग वाले सेक्शन की आज हमने थ्योरी करनी है, और इसके अलावा हमने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के बारे में बड़ी बेसिक सी बातें हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, और उसके बाद हम वेस्पर की स्टडी करेंगे। सबसे पहले चंद एक एमसीक्यूज़ देखते हैं हम। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर वाज वेरीफाइड बाय, कौन सा साइंटिस्ट था जिसने वेरीफाई किया था? एक तो था जिसने इसके लिए फॉर्मूला निकाला था, और प्रैक्टिकली जो वेरीफाई किया था वो कौन था? डी ब्रॉगली था, हाइजेनबर्ग था, डेविसन एंड जर्मर था, या फिर सोमरफेल्ड था? कौन सा साइंटिस्ट था? तो यकीनन डेविसन एंड जर्मर थे जिन्होंने प्रैक्टिकली इसको वेरीफाई किया था। डी ब्रॉगली ने ये इक्वेशन दी थी ड्यूअल नेचर वाली, कौन सी थी? वैसे ये आपको पता होना चाहिए, लैम्डा इज इक्वल टू है एच ओवर एम वी या फिर एम सी। ठीक है, ये ड्यूअल नेचर थी कि वेव लाइक लैम्डा एंड एम सी फॉर ए पार्टिकल, ये इक्वेशन डी ब्रॉगली ने दी, लेकिन इसको प्रैक्टिकली डेविसन और जर्मर ने प्रूव किया था या वेरीफाई किया था। इन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द वैल्यू ऑफ एन डिटरमिन, क्या पता चलता है आपको? एन वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है? व्हाट डज इट मीन? ये हमें क्या बता रही होती है? लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, या फिर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम? किस चीज़ के बारे में हमें ये बता रही होती है? देखें जी, लोकेशन के बारे में अगर 1s है तो इलेक्ट्रॉन करीब है, 2s है या 3s है, तो ये बता रही है कितना दूर है, ये बता रही है। डिस्टेंस के बारे में भी ये आइडिया हो रहा है, अवे फ्रॉम न्यूक्लियस जा रहा है। एनर्जी और इलेक्ट्रॉन नंबर भी ये बताती है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बताती है, तो ये फिर इसका मतलब है सब मालूमात हमें ये बताती है। इवन अगर आप कहें तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी n की वैल्यू बताती है। एक और आप बात ऐड कर सकते हैं, कैसे? 2n², n की आप वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल पता चल जाएगा। द शेप ऑफ DZ ऑर्बिटल इज, किस तरह की है जी? स्फेरिकल है, साउसीज है, डम्बेल है, या डम्बेल विद कॉलर है? बेसिकली हमें अगर शेप्स का पता हो तो S की स्फेरिकल होती है, P की डम्बेल होती है, D की साउसीज होती है, और D के अंदर DZ² जो होता है उसमें कॉलर सा बना होता है डम्बेल के साथ साथ। ठीक है, डम्बेल में कॉलर आएगा ये आपका। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी, क्या नाम है जी? ऐसे ऑर्बिटल, मतलब P के अंदर लेट से हमारे पास है 2px, 2py, 2pz, इनके अंदर क्या चीज़ सेम है? ठीक है, इनका एनर्जी लेवल सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे ऑर्बिटल जिनका एनर्जी लेवल सेम हो उनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल कहेंगे। बाकी इनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा दुरुस्त नहीं है। अब हम देखते हैं शेप ऑफ ऑर्बिटल। ठीक है, शेप ऑफ ऑर्बिटल में सबसे पहले हम S देखें। ठीक है, 1s की बात करें तो कहते हैं जी S स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल जो है कहते हैं इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, 3 डिमेंशन में S जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, इसको हम स्फेरिकल कह देते हैं। 2s कहते हैं इससे थोड़ा सा ज़्यादा एरिया करेगा कवर। ठीक है, और एक ऑर्बिटल के अंदर एट द मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं p ऑर्बिटल, और याद रखें ये पहले शेल में ही शुरू हो जाता है, पहले एनर्जी, जबकि p जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल। पहले में S शामिल नहीं, P शामिल नहीं है, सिर्फ ऐसा, इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेकेंड एनर्जी लेवल। और याद रखिएगा P सब शेल जो है
इट हैज़ 3 ऑर्बिटल्स, ठीक है, और दीज आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। और इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती है, डम्बेल की तरह, ठीक है। इनकी शेप क्या है, डम्बेल शेप होती है। और डी जो पी के अंदर 3 ऑर्बिटल है, उनको आपको पता ही है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है, ठीक हो गया। अब उसके बाद हम बात करते हैं डी ऑर्बिटल की, ठीक है। डी ऑर्बिटल जो है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd एनर्जी लेवल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd एनर्जी लेवल। ये इसका मतलब है 1 और 2 में डी नहीं होता, ठीक है। 1 और 2 में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं होता। जब डी नहीं है तो फिर ज़ाहिर है उनके अंदर डी का हम लिख भी नहीं सकेंगे। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 3rd ऑर्बिटल, आप कहो इट्स शेप इज सॉसेज लाइक। सॉसेज कहते हैं कीमे के पार्टिकल को, जिसके इस तरह से 4 लूप्स वगैरह बने हुए होते हैं। इसको आप यूँ कर सकते हैं, या बल्कि ऐसे करें, आप ये ऐसे कर लें और इस तरह से इसकी शेप होती है। और इस डी में आप देखें डीजेनरेसी पाई जाती है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये अगर आप इनकी ओरिएंटेशन करें तो ये एक्स और वाई के दरमियान, ये वाई और जेड के दरमियान, ये जेड और एक्स के दरमियान, ये एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर और ये जेड एक्सिस के ऊपर। अच्छा, इसकी शेप बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है। ये 3 ऑर्बिटल हैं अगर आपके पास, ये आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये जेड है, तो जेड इसके ऊपर इस तरह से होता है और यहाँ एक कॉलर सा बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जेड की शेप जो है वो डम्बल ही होती है, लेकिन कॉलर लाइक एक अरेंजमेंट बनती है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें एफ सब शेल की, तो एफ जो है ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम 4th एनर्जी लेवल। कहाँ से? 4th एनर्जी लेवल से ये स्टार्ट होता है। और याद रखिएगा इट हैज़ 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है। इसके अंदर 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। समरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स, 1s की अगर बच्चों आप शेप देखो तो वो बनती है स्फेरिकल, ठीक है। और P की अगर आप देखो तो वो बनती है डम्बेल, ठीक है। अगर आप D की देखो तो वो बनती है सॉसेज शेप, और इसकी बड़ी कॉम्प्लेक्स किस्म की शेप बनती है। और अगर आप नंबर ऑफ ओरिएंटेशन देखें तो सिर्फ एक ओरिएंटेशन होती है S की, 3 ओरिएंटेशंस होती हैं P की। P की 3 ओरिएंटेशन है, PX, PY और PZ। इसी तरह अगर आप D की ओरिएंटेशन देखें तो 5 होती हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² Y² और DZ²। ये 5 ओरिएंटेशन है, 1 2 3 4 5। इसी तरह अगर आप ये जो इसकी है, इसकी 7 ओरिएंटेशंस हैं जो कि हमारे सिलेबस में शामिल नहीं है। 7 ओरिएंटेशंस, ठीक हो गया जी। अगर आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन देखो तो एक ही ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन एट द मैक्सिमम, यू नो कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है अगर, तो 3 ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे इन P सबशेल।
और डी जो है दैट इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 5 टाइप्स, ईच कैरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इन ऑल ये 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट करेगा। इस तरह F जो है दैट इज ऑफ 7 टाइप्स, 7 2s आर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर। अब हम देखते हैं कौन सा ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यानी S जो है ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है, P जो है फर्स्ट में नहीं है, ये सेकंड से स्टार्ट होता है, जबकि D जो है वो फर्स्ट और सेकंड एनर्जी लेवल में नहीं होता, बल्कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम थर्ड एनर्जी लेवल। और जो आपका F है ये फोर्थ एनर्जी लेवल से स्टार्ट होता है। इट मीन 1 फर्स्ट, सेकंड और थर्ड अगर शेल की हम बात करें तो उसमें हमारा F से कोई लेना देना नहीं है। F जाके स्टार्ट होता है फोर्थ एनर्जी लेवल से, ये याद रखिएगा। ये पूछ सकता है आपसे P कहाँ से शुरू होता है, सेकंड से, D कहाँ से होता है, थर्ड से, F कहाँ से होता है, फोर्थ से, S कहाँ से होता है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ऑर्बिट, S शामिल है। अभी हम देखेंगे फिलिंग रूल्स, हाउ वेरियस सब शेल्स इन एन एटम आर फिल्ड। तो इसमें हम बेसिकली 3 रूल्स पढ़ेंगे, अफबाउ प्रिंसिपल, हॉर्न्स रूल और पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये 3 रूल्स हैं जो कि हमें फिलिंग के बारे में बताते हैं कि कौन सा सब शेल या एनर्जी लेवल कब फिल होगा। अफबाउ प्रिंसिपल इसका मतलब होता है ऊपर जाना, ऊपर चढ़ना, यानी और इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग एनर्जी लेवल, यानी जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। लोएस्ट एनर्जी लेवल्स आर फिल्ड फर्स्ट एंड देन इलेक्ट्रॉन गो इनटू हाई एनर्जी लेवल्स। सिंपल है ये बात। पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल फिल होंगे, फिर हाईएस्ट। मसलन 1s से 2s की एनर्जी ज़्यादा है, 1s फिल होगा तो इलेक्ट्रॉन 2s में जाएंगी। 2s से अगर आप देखें तो 2p की एनर्जी ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रॉन 2ps में जाएंगे। 2p से 3s की एनर्जी ज़्यादा है। तो इस तरह हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। यहाँ पे एक रूल है n+l रूल, ये बड़ा मेन रोल प्ले करता है कि आप n+l वैल्यू देखें। जिस ऑर्बिटल की n+l वैल्यू ज़्यादा है वो बाद में फिल होगा, और जिसकी n+l वैल्यू कम है वो पहले फिल होगा। मसलन आप कहते हो हम आपके पास 3D 4P और 4S हैं जी, आप इनकी n+l वैल्यू फाइंड कर लो तो आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा ऑर्बिटल सबसे पहले फिल होगा। उसमें आप अगर आप देखो 3n की वैल्यू 3 है यहाँ पे, और l की वैल्यू d के लिए आपको पता है l वैल्यूज़ अगर देखी जाएँ तो S के लिए 0 है, P के लिए 1 है, D के लिए 2 है, और F के लिए L वैल्यू की बात कर रहा हूँ 3 होगी। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए फिलिंग रूल जब आप पढ़ रहे हो। तो अब 3 + D की L वैल्यू बनती है 2, इसका आंसर आ रहा है 5। 4 + P की L वैल्यू है 1, आंसर आ रहा है 5। 4 + S की P वैल्यू 0, तो 4। अब सबसे पहले इन 3 ऑर्बिटल अगर आपके पास हो तो सबसे पहले 4s फिल होगा क्योंकि इसकी n+l वैल्यू कम है। अब रहा ये कि 3D और 4p में से कौन सा सब शेल पहले फिल होगा, तो आपने n+l वैल्यू देखी, वो तो सेम आ रही है। तो अब क्या किया जाए, अब डिसाइडर ये होगा कि जिसकी n वैल्यू स्मॉल है
वो पहले फिल होगा। आप देखो इधर n वैल्यू 3 है और इधर n वैल्यू 4 है, तो इसका मतलब ये हुआ n वैल्यू स्मॉल किसकी है, 3D की। अब इसका मतलब ये हुआ सबसे पहले 4s फिल होगा, फिर 3D फिल होगा और देन 4p फिल होगा। इस तरह के आपको MCQs भी आएंगे कि ऑर्बिटल 4f में है या 5p में है, तो नेक्स्ट अब इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है वो किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो उस वक्त आपको ये n+l वैल्यू लगानी होगी। जिन दो ऑर्बिटल के दरमियान कंपटीशन है या 3 ऑर्बिटल के दरमियान, तो उनमें आपने एक बात देखनी है कि अगर वैल्यूज़ बराबर आ जाएं तो जिसकी n वैल्यू स्मॉलर होगी इलेक्ट्रॉन पहले उसमें जाएगा। ये n+ वैल्यू का आपको एडवांटेज मिलेगा कि आप फिलिंग का करेक्ट ऑर्डर बता सकोगे। उसके बाद है होल्ड्स रूल। होल्ड्स रूल क्या कहता है? होल्ड्स रूल कहता है इफ देयर आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं? दैट आर इक्वल इन एनर्जी। इफ देयर आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल, electron go in different orbitals with same spin instead of going in the same orbital with opposite spin। ठीक है, तो ये कहता है आपका होल्ड्स रूल कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन को डिफरेंट ऑर्बिटल में जाना चाहिए सेम स्पिन के साथ पहले। अब अगर कोई सेम स्पिन नहीं रही, इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो फिर ऑपोजिट स्पिन शुरू होगा। मसलन मेरे पास बोरोन का एटम है, मेरे पास कार्बन का एटम है, नाइट्रोजन का एटम है, ऑक्सीजन का एटम है, ये 4 एटम है। आपको पता है बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p1। तो इसमें तो है ही इलेक्ट्रॉन एक, 2px में ही चला जाएगा वो। अब ज़रा कार्बन में देखो, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। अब टोटल इलेक्ट्रॉन कार्बन में 6 हैं, 2 हमने अकोमोडेट किए, अब 2 जाएंगे p के अंदर इस ऑर्बिटल, ये डीजेनरेट ऑर्बिटल में। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन आपने भेजने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए। अगर आप सेम ऑर्बिटल में ऑपोजिट स्पिन के साथ पहले ही भेज देंगे तो यह आपका रूल गलत हो जाएगा। होल्ड रूल कहता है कि आपके पास जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो पहले जाने चाहिए सेम स्पिन के साथ विद डिफरेंट ऑर्बिटल इन डिफरेंट। अब ज़रा देखें जी, नाइट्रोजन 1s2 2s2 2p3 है, अब 2px 2py 2pz। अब 3 इलेक्ट्रॉन आप इस तरह रख सकते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। भाई होल्ड्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन शुड गो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स विद द सेम स्पिन, तो सेम स्पिन के साथ डिफरेंट ऑर्बिटल में जाना चाहिए। इस तरह ऑक्सीजन के p में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p4 है, 2px 2py 2pz। आप 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे रख सकते हैं, लेकिन ये रॉन्ग है भाई, ऐसे नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन शुड गो फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन शुड गो in different orbital with same spin and then in the same orbital with opposite spin। ये कहता है हमें होल्ड्स रूल कि आप ये नहीं हो सकता कि ये चारों इलेक्ट्रॉन इन 2 ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर दें, दैट्स रॉन्ग। हमें तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भेजना है और जो बच जाए इनमें से किसी एक में आप भेज दो, यानी इलेक्ट्रॉन शुड गो इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। देखिए नाइट्रोजन में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो तीनों px py pz में गए हैं। और ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये बात तवज्जो तलब रहनी चाहिए कि ये जो होती है सिचुएशन हाफ फिल्ड, p में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अगर 3 हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल है,
और ये कम स्टेबल है, ये भी कम स्टेबल है, ये पार्शियली फिल्ड है, ये भी पार्शियली फिल्ड है, जबकि सेंटर वाला जो है ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड अरेंजमेंट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होती है। इसलिए अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें इनमें से, तो नाइट्रोजन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए एज़ कम्पेयर टू कार्बन एंड ऑक्सीजन, याद रखिएगा, क्योंकि ये पार्शियली फिल्ड है, इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। हाफ फिल्ड चूँकि स्टेबल है, इसलिए उससे इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन या पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है जी? ये कहता है सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, फॉर ए मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इट इज़ इम्पॉसिबल, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर 2 electrons to have all the 4 values, all the 4 values of 4 quantum numbers to be same, कि चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ सेम नहीं हो सकती, या यूँ कह लो सिंपल वर्ड्स में यूँ है कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो उनकी चारों क्वांटम नंबर वैल्यू सेम नहीं हो सकती, या यूँ कह लो कि उनकी स्पिन ऑपोजिट होगी। बस बेसिकली ये स्पिन क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में सेम स्पिन नहीं रख सकते। मतलब आप हाइड्रोजन के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। हीलियम की हम बात कर लेते हैं अगर, तो हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों की बच्चों n वैल्यू 1 हो सकती है, दोनों की l वैल्यू 0 हो सकती है, s सब शेल है, हो सकती है दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यू भी दोनों की 0 हो सकती है, दोनों की ओरिएंटेशन सेम 3D में स्फेरिकली दोनों ओरिएंट हो सकते हैं, ठीक है, 3 एक्सिस में। और जब बात स्पिन पे आती है तो फिर एक की स्पिन क्लॉकवाइज और एक की स्पिन एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसका मतलब ये हुआ +½ और -½ कहने का मकसद ये है कि किसी भी ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम नहीं हो सकती। दूसरे लफ्ज़ों में हमने ये कहा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए चारों क्वांटम नंबर की सेम वैल्यूज़ पॉसिबल नहीं है। हाँ, हमने देखा हीलियम के अंदर n भी सेम आई, l भी सेम आई, m भी सेम आई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, एजीमुथल क्वांटम नंबर सेम, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम, बट स्पिन जो है वो सेम नहीं हो सकती। इसका मतलब है किसी 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए चारों क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ का सेम होना मुमकिन नहीं है। ये हमें कौन बताता है? पॉल्स एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी कुछ MCQs देखते हैं। विच इज़ डोमिनेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल बिहेवियर किस पे डिपेंड करता है, हमें पता होना चाहिए। फिज़िकल बिहेवियर जो है वो मास पे डिपेंड करता है ज़्यादातर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एटॉमिक नंबर या आपको पता होना चाहिए एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इस पे डिपेंड करती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। बेसिकली कि किस तरह की वैलेंस शेल के अंदर सिनेरियो है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कितने अनपेयर्ड हैं, कितने पेयर्ड हैं या कितने अनपेयर्ड हैं, वो डिसाइड करते हैं ना। एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, डेंसिटी या इलेक्ट्रॉनिक, यकीनन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डोमिनेंट फैक्टर है इन डिटर्मिनिंग द केमिकल बिहेवियर ऑफ एन एटम। कीप इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट। ये मैंने बताया था, n+l रूल लगाएं तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्बिटल पहले फिल होगा। और इसी तरह एजीम्यूथल वैल्यूज़ मैंने बताई थी, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए ये वैल्यू 3 होती है। ओके हो गया जी। अब आप इसकी फाइंड कर लें n+l वैल्यू। n
4 प्लस 0, इसकी n वैल्यू 3 प्लस d के लिए p वैल्यू है 2, और इसकी n वैल्यू 5, d की वैल्यू 2, और f 4 और f की 3। आप देखो जिसकी सबसे कम आएगी n प्लस वैल्यू l वैल्यू, वो सबसे पहले फिल होगा। तो यकीनन 4 इसकी आ रही है, इसकी 5, इसकी 7, इसकी 11, बहुत फ़र्क आ रहा है। तो 4s सबसे पहले फिल होगा, ठीक है, फर्स्ट हमने बताना है ना। तो इसमें कोई क्लैश या कंपटीशन नहीं आया हमारे पास यहाँ पे, ये बहुत दूर दूर हैं सारे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H इज़ H नेगेटिव आयन, पॉइंट टू बी नोटेड हेयर। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भी है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है। तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है हाइड्राइड आयन की? देखो हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो इट मीन्स इट हैज़ 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 के लिए करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन आप ढूंढ सकते हैं, तो आपका बीटा ऑप्शन दुरुस्त होगा। इसको बड़ा केयरफुली देखें, इन चीज़ों को पहले सोचें, बगैर सोचे ऐसे टिक ना करें वरना आप नंबर लूज़ कर देंगे। ये सारी टेक्निकलिटीज़ हैं MCQs के अंदर, आपको देखना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर, वरना सम टाइम 2-3 पॉसिबल आंसर हो रहे होते हैं, लेकिन हमें जाना होता है बेस्ट पॉसिबल आंसर की तरफ। एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन एट द मैक्सिमम, 2 हो सकते हैं, 6, 10 या 14। तो हम यकीनन ये समझते हैं कि D इज़ द बेस्ट आंसर, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है भाई, हम सब शेल की बात नहीं कर रहे, हम एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऑर्बिटल, दैट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। एक ऑर्बिटल जो कि मैक्सिमम सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है, इसलिए बजाय 14, 10 या 6 पे आप जाओ, आप A पे जाओ, क्योंकि देखिए हम बात ऑर्बिटल की कर रहे हैं, हम सब शेल या एनर्जी लेवल की बात नहीं कर रहे हैं। आपके जहन में होगा जी D में तो 6 हो सकते हैं, P में 6 आ सकते हैं, D में मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, F में 14 हो सकते हैं, S में 2। भाई हम एक ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं, इसलिए A ऑप्शन है, बड़ा सोच समझ के। नोड इज़ द स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज नोड ये जगह है कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, याद रखिएगा, 0 होती है, ठीक है। नोड वाले एरिया में इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। और ऑर्बिटल इज़ अ रीजन, मटेरियल है ये, कोई इमेजिनरी है, ये टेंजिबल रीजन है जिसको हम हाथ लगा के पकड़ सकते हैं, या नॉन ऑफ दीज? क्या समझते हैं जी आप, कौन सा ऑप्शन आपका दुरुस्त है? याद रखें ऑर्बिटल एक इमेजिनरी एरिया है, ये कोई फिक्स हम प्लेस नहीं इसको कर सकते, ये किसी भी जगह के पे प्रोबेबिलिटी का नाम है इलेक्ट्रॉन होने का। तो याद रखें ये एक इमेजिनरी रीजन हम सपोज करते हैं, इसको आप टेंजिबली या मटीरियली आप उसको हाथ नहीं लगा सकते, आप उसको पकड़ नहीं सकते। ऑर्बिटल इज़ अ रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़, जी कितनी प्रोबेबिलिटी हो सकती है एट द मैक्सिमम? 50%, 0, 95% या ऑल? तो याद रखिएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो वहाँ 95% चांस होते हैं कि इलेक्ट्रॉन उसी रीजन में पाया जा रहा है, जिसको हम ऑर्बिटल का बाद में नाम देते हैं। क्वांटम नंबर वैल्यू ऑफ 2Ps, क्वांटम नंबर वैल्यूज़ आपने निकालनी है, इसकी n और अगेन S के लिए एजीम्यूथल वैल्यू आपने इसकी निकालनी है, एजीम्यूथल L वैल्यू और N वैल्यू। N वैल्यू 2 हो सकती है, L वैल्यू 1, बिल्कुल ये वाला ठीक है। P देखें ना, इसकी L वैल्यू P के लिए 1 होती है और N वैल्यू है 2, बाकी सारे ऑप्शन इसके रॉन्ग हैं, ठीक है। ए ऑप्शन दुरुस्त है। आपको अगेन बता रहा हूँ कि S के लिए L वैल्यू 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए ये वैल्यू 3 होती है। ये आपने छोटा सा टेबल याद रखना है। विच इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकल, हम ऑर्बिटल के बारे में पढ़ चुके हैं। SPDF में से कौन सा स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है? यू नो कि 3 एक्सिस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड 8 ही ऑर्बिटल होता है और वो है आपका S, जो कि इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अलॉन्ग 3 एक्सिस। अच्छा जी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन M शेल ऑफ एन एटम हैविंग 24 इलेक्ट्रॉन्स, भी उसका एटॉमिक नंबर 24 है। तो M शेल के अंदर कितने, यानी तीसरे शेल की वो बात कर रहा है। इसमें हमें थोड़ा सा ड्रा करना पड़ेगा। देखो
1s2 2s2 2p6 ये 2 शेल चले गए, ठीक है, K भी चला गया, L भी चला गया। अब पीछे बचता है M, इसके अंदर 3s2 3p और 3d आ रहे हैं। तो P के अंदर एट द मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आप रख सकते हो? 6। और ये देखो 10 यहाँ तक हो चुके हैं और 8 ये हैं, ठीक है, और 10 और 8 18 हो जाएंगे। अब 24 तक जाने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन इसका मतलब D में है और 6 P में है, जबकि टोटल अगर 20 है तो 6 6 12 प्लस 2 ये 14 इलेक्ट्रॉन आपका आएगा बच्चों, क्योंकि K और L में ये हैं और M में 3 सब शेल हैं SPD। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो एलिमेंट जिसके टोटल 24 हैं तो उसमें से 14 जो हैं वो M शेल में हैं, K और L में नहीं है। N इज इक्वल टू 1 K शेल, N इज इक्वल टू 2 L शेल, N इज इक्वल टू 3 M शेल। तो इसमें बच्चों इसमें 14 इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। लो जी, अब हम केमिकल बॉन्डिंग का थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेते हैं कि व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जैसा कि आप ये 9th क्लास में बच्चों ये पढ़ चुके हैं, व्हाट इज़ आयनिक बॉन्ड, क्या रिक्वायरमेंट होती हैं आयनिक बॉन्ड के लिए, कैसे ये बनता है। आयनिक बॉन्ड की सबसे बड़ी बात जो आप जानते हैं, इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होता है। जब आयनिक बॉन्ड आपने बनाना होता है तो एक एलिमेंट की आयनाइजेशन एनर्जी जो है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। क्यों? लेस होनी चाहिए। क्यों? कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके। और दूसरे एलिमेंट जिसने आयनिक बॉन्ड में हिस्सा लेना है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होनी चाहिए। क्यों भाई? उसने इलेक्ट्रॉन लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बच्चों सोडियम है, सोडियम के लिए आपकी रिक्वायरमेंट है कि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए। कि इसका 11 एटॉमिक नंबर है, आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है तो 2 8 ये इसकी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन रह जाती है। अच्छा, इसने एक इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ कर दिया। क्यों? इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम थी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैं कहता हूँ जी, क्लोरीन के अंदर 2 8 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करेगा, ये 8 करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। तो क्लोरीन माइनस ये 2 8 8, ये देखो इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो गया। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया। तो दिस इज़ हाउ आयनिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। कि आयनाइजेशन एनर्जी एक एटम की कम हो, यूजुअली ये हम कहते हैं मेटल्स होती हैं, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिनकी ज़्यादा होती है वो नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, मेटल्स का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड बनता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। दिस इज़ कॉल्ड आल्सो आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, इसी तरह आप और भी आयनिक बॉन्ड डिस्कस कर सकते हो। लेट्स से आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 2882 20 होता है, 2882। तो इसका मतलब इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो क्यों लूज़ करता है? ये इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन ले सकता है 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके, तो एक केटाइन बना। इसी तरह ऑक्सीजन आपको पता है 2 और 6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, O-2 बन जाता है। हुआ ये कि कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, हमारे पास CaO बन जाता है। इसी तरह आप मैग्नीशियम ऑक्साइड या पोटेशियम क्लोराइड, ये आयनिक बॉन्ड आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड। भाई ये बॉन्ड जो है ये भी आप बड़ी तफसील से 9th में पढ़ चुके हैं। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, these bonds are formed by mutual sharing of electrons। ठीक है, आम तौर पे ये जो आयनिक बॉन्ड होता है ना, ये
7 ग्रुप 6-7 ग्रुप एलिमेंट्स और फर्स्ट 2 ग्रुप एलिमेंट्स के दरमियान होता है। जो एस ग्रुप में होते हैं ना मेटल्स, और ये टिपिकली नॉन मेटल्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड होता है। एक की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा, उसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, एक की आयनाइजेशन एनर्जी कम, उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया। ठीक है, अब कोवलेंट बॉन्ड जो है ये आमतौर पे ऐसे एलिमेंट आपस में बनाते हैं जो ना ही मेटल्स हैं और ना ही इतने ज़्यादा नॉन मेटल्स हैं। बेसिकली है तो नॉन मेटल, लेकिन इनमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी बहुत हाई नहीं होती, इनमें शेयरिंग के चांस ज़्यादा होते हैं। आमतौर पे मैं कह रहा हूँ अगर दो डिफरेंट एटम हैं तो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर देखें जी, इसकी 3 किस्में हम पढ़ते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, अगर तो एक इलेक्ट्रॉन, ये एक हाइड्रोजन का एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन का एटम है, इसने और इसने दोनों ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हमारे पास ये बॉन्ड आया, हमने इसको एक बोल्ड लाइन से शो किया, इसको हम यूं भी लिख देते हैं। दिस इज़ हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। अगर दोनों बॉन्ड मेकिंग स्पीशीज़ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो दिस इज़ कॉल्ड सिंगल कोवलेंट इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। और डबल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब दोनों बॉन्डिंग एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें। जी देखें, ऑक्सीजन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन के भी आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 की शेयरिंग हुई है। यहाँ पे ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है। इसी तरह ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आप अगर देखो तो नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। व्हाट डू यू मीन कि 3 इलेक्ट्रॉन हर नाइट्रोजन शेयर करता है। नाइट्रोजन के आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये देखें, ये इसके 5 हैं और ये इसके 5 हैं, 3 की शेयरिंग हो जाती है इन 3 वालों की। ये तो नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दिस इज़ हाउ के हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इसी तरह अगर आपके पास एसिटाइलिन गैस है जिसको आप इथाइन का नाम भी देते हो, तो इसके अंदर भी कार्बन टू कार्बन ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। यू नो कि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 3 जो है इधर है, इस कार्बन के ये 3 इधर है, एक इधर है, इसका भी एक इधर है, इसकी हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करवा दो और ये 3 आपस में शेयर करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। ये तो था एक ओवरव्यू कि हमें पता होना चाहिए कि किस स्पीशीज़ में कौन सा है। हाइड्रोजन में सिंगल है, इस तरह क्लोरीन टू क्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ब्रोमीन टू ब्रोमीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और फ्लोरीन टू फ्लोरीन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, ऑक्सीजन टू ऑक्सीजन, और इथीन के अंदर भी डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आपको याद होना चाहिए, इथाइन या एसिटाइलिन में ट्रिपल होता है और नाइट्रोजन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हम बात करते हैं। कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में तो हम कहते हैं शेयरिंग होती है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। shared pair of electron is donated by one species। ठीक है, वन स्पीशी कर लेते हैं या वन एटम। अब जो शेयर्ड पेयर है वो एक एटम प्रोवाइड कर दे तो बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब हमारे पास वाटर है, ठीक है, आप देखो वाटर के पास 2 लोन पेयर होते हैं। जब इसको कोई प्रोटॉन मिलता है तो इसको ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। ठीक है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है तो वाटर की इस तरह की शेप हो जाती है। ठीक है, दिस वन। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन की कैपेसिटी 2 बॉन्ड बनाने की है, लेकिन इसके ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दिस इज हाइड्रोनियम आयन। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसको हेड एरो हेड से शो किया जाता है। ठीक है, आमतौर पे बताने के लिए। और याद रखें कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड जो है इसको एरो हेड से शो करते हैं। आप वैसे भी शो कर सकते हो। ठीक है, पहले इसकी बेंट एंगुलर शेप थी, अब इसकी क्या हो जाएगी, ट्राइगोनल पिरामिडल शेप बन जाएगी इस लोन पेयर की वजह से, अमोनिया की तरह। इसी तरह अगर आपके पास अमोनिया है, यू नो कि नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, जब इसको प्रोटॉन मिलता है तो ये इसको अपना लोन पेयर दे देता है। ये देखो
अमोनिया की ये वाली शेप है दिस वन, इसमें देखो ये लोन पेयर देने के बाद इसकी स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल हो जाती है। वैसे ट्राइगोनल पिरामिडल शेप थी अमोनिया की, लेकिन अब ये अमोनियम आयन, इसके ऊपर हम नाइट्रोजन पे या इस ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज डाल देते हैं, इसको हम अमोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर आयन नहीं होता, ये रेडिकल था। अमोनिया ने H ले करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट किया और ये बॉन्ड जो है कहते हैं, अब हम डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि कौन सा कोऑर्डिनेट है और कौन सा कोवलेंट है। इन हर एक के अंदर, यानी ये चारों बॉन्ड जो बने हैं, हर एक के अंदर 25% कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है करैक्टर का, और हर बॉन्ड के अंदर 75% जो है वो कोवेलेंट करैक्टर होगा। ठीक हो गया। जिस तरह इधर जो है हर एक के अंदर 33% कोऑर्डिनेट कोवेलेंट और 66% हर बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर पाया जाएगा। इसी तरह आप और भी शो कर सकते हो। मसलन आपके पास मिथानोल है, मिथाइल अल्कोहल के हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है। जब इसको प्रोटॉन मिलता है तो ये ऑक्सोनियम आयन ऑफ मिथाइल अल्कोहल बन जाता है। ये देखें, इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज डाल दिया, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन ऑफ अल्कोहल। इस तरह ईथर का भी आप बना सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास ईथर है तो आपको पता है ये लोन पेयर जो है ऑक्सीजन वाले, ये प्रोटॉन ले लेते हैं, तो ये इस तरह से ऑक्सोनियम आयन ऑफ ईथर आप बना सकते हैं। मैं इस पे पॉजिटिव था। इथानोल का भी ऑक्सोनियम आयन हो सकता है। कैसे? ये देखें जी, ये भी प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है और ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है जी। ठीक हो गया जी। इस पे मैंने पॉजिटिव चार्ज डाला, इनमें से एक कोऑर्डिनेट हो। इसी तरह आपने एक बड़ी ही मशहूर एग्जांपल पढ़ी होगी, अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। बेसिकली बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है 8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे नहीं है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अमोनिया अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है, तो ये इस तरह से हम इसको बना देते हैं अमोनिया बोरोन ट्राईफ्लोराइड कॉम्प्लेक्स। होना तो ये चाहिए कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए हैं उस पर पॉजिटिव और जिसने लिए नेगेटिव है, लेकिन एक दूसरे को कैंसिल करके हम इसके ऊपर 0 चार्ज डालते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होता है, आपको पता होगा। ये देखें ना, ये बॉन्ड OH के साथ है। अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर की फॉर्म में और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते हैं, और ये वाला अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर जो पड़ा है वो इस ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब है नाइट्रिक एसिड के अंदर भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, HNO3। इसी तरह आप अगर देखें HClO के अंदर नहीं होता, HClO2, HClO3 और HClO4, इन सब के अंदर, इसके अंदर 1, इसके अंदर 2 और इसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद हैं। आपको पता है क्लोरीन के आखिरी शेल में कितने 7 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, तो अगर तो ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़े हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग करके ये बॉन्ड बनाया। HOCl के अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनता। हाँ, HClO2 के अंदर बनता है। ये देखो, ये क्लोरीन का सिंगल इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन अब इसने डोनेट कर दिया। ठीक है, ये 2 पड़े हुए हैं HClO2। अब अगर आप HClO3 करें, ये देखो, ठीक है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है HClO3 में। इस तरह HClO4 अगर आप बनाओ, HOClO और O, 3 कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है HClO4 में। आपसे पूछा जा सकता है हाउ मैनी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड HClO हैज़। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कोई ऐसा कंपाउंड बताएं जिसके अंदर 4 किस्म का बॉन्ड, 3 किस्म के बॉन्ड होते हैं, तो आप अमोनियम क्लोराइड बता दो। इसमें 4 किस्म के बॉन्ड हो सकते हैं। जब अमोनिया था तो इसके अंदर कोवलेंट बॉन्ड थे, सारे के सारे क्या थे? कोवलेंट बॉन्ड। जब इसने प्रोटॉन लिया अमोनिया ने,
अमोनिया के लोन पेयर ने जब प्रोटॉन लिया तो अब इसके अंदर एक और बॉन्ड आ गया, कोवलेंट तो थे ही, अब कौन सा आ गया, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी आ गया इसमें। अब अगर अमोनियम आयन क्लोरीन आयन के इन कांटेक्ट आता है, क्लोराइड आयन के, तो अब इसमें आयनिक बॉन्ड भी आ गया। आपसे पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज ऑल द 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, अमोनियम में कोवलेंट, अमोनियम में कोऑर्डिनेट कोवलेंट और अमोनियम क्लोराइड में आयनिक बॉन्ड। ऑल 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन अमोनियम क्लोराइड।